जी नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेश वैष्णव आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीपेश वैष्णव पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज से हम एक नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम स्कूल व्याख्या के लिए जो कक्षा 12वीं की जो एनसीईआरटी की बुक है, इस बुक का हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आज इस बुक में अपना जो पहला टॉपिक, जो पहला सेशन रहने वाला है, वो है जो इतिहास के। इसमें 3 किताबें चलती हैं कक्षा 12वीं में। तो हम पहले भाग को पढ़ेंगे। पहला भाग जो प्राचीन काल से संबंधित है, दूसरा मध्यकाल से और तीसरा आधुनिक से। तो हम प्राचीन से स्टार्ट करेंगे। अपने स्कूल व्याख्याता में प्राचीन का जो पहला टॉपिक है वो प्रागैतिहासिक काल है, जबकि इसमें प्राचीन का जो पहला टॉपिक दे रखा है वो अपने सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता दे रखा है। तो आज हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो एक बार हम सबसे पहले बात करते हैं आज इस टॉपिक के बारे में। यह जो टॉपिक है, ईंटें, मनके, अस्थियां और हड़प्पा सभ्यता। आज हम इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे कि यहाँ से हमें कौन कौन से पुरातत्व मिले, कौन कौन सी साइटें थी हड़प्पा सभ्यता की जहाँ से हमें यहाँ के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो यहाँ से जो मुख्य चीज़ें मिली उनमें कौन कौन सी चीज़ें, एक तो ईंटें हैं, एक मनके और एक अस्थियां है। इन्हीं के बारे में इस लेसन में अधिक दे रखा है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की। तो थोड़ा सा इसका अध्ययन कर ले, हड़प्पा सभ्यता क्या थी क्या नहीं थी। आपको पता होगा हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा की सबसे पहले खोज किसके द्वारा की गई? 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की गई। आगे ये सब डिटेल इसमें भी आएगी, लेकिन थोड़ा सा इसका परिचय देख लेते हैं। तो 1921 में इसकी खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई। अब बात करें इसके नामकरण की कि इसका नामकरण कैसे क्या हुआ। तो सबसे पहले इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया था। कौन सा नाम दिया गया था इस सभ्यता को? सिंधु घाटी। सिंधु घाटी सभ्यता इसको नाम दिया गया। अब वो नाम किसके द्वारा दिया गया था? वो नाम दिया गया था 1924 में जॉन मार्शल के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन मार्शल के द्वारा ये नाम दिया गया। क्या? सिंधु घाटी सभ्यता। उन्होंने एक लेख प्रकाशित किया था, द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज। इस लेख में इस सभ्यता को उन्होंने जो नामकरण किया वो नामकरण था सिंधु घाटी सभ्यता। इस सिंधु घाटी सभ्यता नाम के पीछे का जो रहस्य, वो रहस्य ये था कि प्रारंभ में जब इस सभ्यता का उत्खनन किया गया तो इसके जो स्थल थे वो स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास ही मिले। इसलिए इस सभ्यता को जो नाम दिया गया वो सिंधु घाटी सभ्यता नाम दे दिया गया। लेकिन बाद में इसके अधिकांश स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से भी दूर दूर कई राज्यों में मिले। जैसे हम बात करें अपने भारत में राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये कई स्थान है, कई स्टेट है जहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान मिले। तो अब एक सिंधु नदी, एक गोंड नदी रह गई वो, क्योंकि वो उसका इतना प्रसार क्षेत्र नहीं था। अब क्या करें कि इसको ऐसा कौन सा नाम दे कि उस एक ही नाम से इस संपूर्ण सभ्यता को जाना जाए। तो याद रखना दोस्तों, पुरातत्व विभाग का एक नियम है कि किसी भी सभ्यता के अधिक स्थल प्राप्त जब होते हैं, एक से जब ज़्यादा स्थान वहाँ के प्राप्त हो रहे हैं, तो वहाँ का जो प्रथम ज्ञात स्थल होता है, जिस स्थल की पहली बार खोज की जाती, उसी स्थल के नाम पर उस सभ्यता का नाम रख दिया जाता है। तो यही कारण यहाँ का है कि यहाँ पर सबसे पहले जो स्थान प्राप्त हुआ था वो स्थान था हड़प्पा, जिसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई। किसके नेतृत्व में? जॉन मार्शल के नेतृत्व में। तो इसी कारण इस सभ्यता को जो नाम दिया गया वो नाम था हड़प्पा सभ्यता। अब हम बात करते अपने पाठ के ऊपर। तो अब पाठ है अपना आज का ईंटें, मनके तथा अस्थियां और हड़प्पा सभ्यता। तो बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो हड़प्पा मोहर संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु है। यानी कि यहाँ के साक्ष्यों में जो सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य है वो साक्ष्य कौन सा था? हड़प्पा मोहर। इसको सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य माना गया है। सेलकड़ी नामक पत्थर से बनाई गई थी। एग्जाम में यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आते हैं
कि हड़प्पा की मोहरें किस पत्थर से निर्मित थी, तो किस पत्थर से निर्मित थी, वो सेलखड़ी नामक पत्थर से इनका निर्माण किया गया। मोहरों पर सामान्य जानवरों के चित्र तथा एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्ण थे जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। यानी कि अब ये भी कन्फर्म हो गया कि यहाँ से लिपि के साक्ष्य भी मिले हैं। दोस्तों आपको ये जो दिखाई दे रही है ये चित्र लिपि है। ये यहाँ की लिपि थी। इसको भाव चित्रात्मक लिपि भी कहा जाता है। बुस्त्रोफेदन या गोमूत्र लिपि, कई नाम है इसके। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की ये लिपि थी। इस लिपि में जो सबसे ज्यादा जिस चिन्ह का प्रयोग किया गया वो चिन्ह है ये। कौन सा चिन्ह है दोस्तों? ये वाला। ये दो चिन्ह दे रखे हैं ना इसमें, ये है कार्प मछली के चिन्ह। इन चिन्हों का इस लिपि में सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। अब बात करें आगे कि ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्ण है अभी तक जिन्हें पढ़ा नहीं जा सकता है। अब एक और बात है कि यहाँ से लिपि तो मिली लेकिन इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया। तो इसको हम किस स्थिति में रखेंगे, किस काल में इस सभ्यता को हम रखेंगे? ये सभ्यता किस काल की है? ये सभ्यता पूरा पाषाण काल की है, या हम कहें कांस्य युग की है, या ताम्रयुगीन है, या लोह युगीन है, कौन से काल की है? तो ये सभ्यता वैसे तो कांस्य युगीन सभ्यता है, लेकिन इसको हम आद्य ऐतिहासिक काल में रखेंगे। किसमें? आद्य ऐतिहासिक काल। यह वह काल है जिसमें पुरातत्व सामग्री के साथ साथ वहाँ पर लिपि तो प्राप्त होती है लेकिन उस लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा गया। उस काल को हम किस नाम से जानते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से। यानी कि पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर इसको 3 भागों में इसका डिवाइडेशन किया गया है। तो एक तो था प्रागैतिहासिक, जहाँ सिर्फ कौन सा? एक तो प्रागैतिहासिक काल जहाँ से हमें सिर्फ पत्थर के औजार मिले और कोई भी लिपि नहीं मिली गई। एक आद्य ऐतिहासिक जहाँ से पुरातात्विक सामग्री भी मिली, लिपि भी मिली, लेकिन उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया। और तीसरा काल जो है वो है ऐतिहासिक, यहाँ से पुरातात्विक सामग्री भी मिली, साथ में लिपि भी मिली और उस लिपि को पढ़ा भी गया। तो अब आगे बात करते हैं फिर इसके हम। यहाँ से लिपि मिली और लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया। इसके बाद फिर भी हम इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में, उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई वस्तुओं जैसे उनके आवास, मृदभांड, आभूषण, औजार तथा मोहर जैसे शब्दों के में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है। यानी कि यहाँ से जो पुरातात्विक स्रोत मिले वो कौन कौन से थे? एक तो इनके आवास, मृदभांड, आभूषण, औजार तथा मोहरे यहाँ से पुरातात्विक सामग्री के रूप में हमें प्राप्त हुई। अब हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं। हम ये अन्वेषण करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है और इन व्याख्याओं में कैसे कभी कभी बदलाव आ जाता है। निश्चित रूप से सभ्यता के कई पहलू रहें, आज भी हमारी जानकारी से परे हैं और हो सकता है कि हमेशा ही रहें। अब पारिभाषिक शब्द, स्थान तथा काल, यानी कि इसका इनके कौन कौन से स्थान थे और इसका क्या समय था उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा संस्कृति कहा गया है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा संस्कृति कहा गया है। इसका जो कारण था वो हमने पहले पढ़ लिया। पुरातात्विक संस्कृति शब्द का प्रयोग पूरा वस्तुओं के एक ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंध पाए जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पुरा वस्तुओं में मोहरे, मनके, बाट, पत्थर, फलक और पक्की ईंटें सम्मिलित हैं। अब यहाँ से जो साक्ष्य मिले, जो पुरातात्विक सामग्री मिली, उनमें कौन कौन सी पुरा वस्तु है? एक तो मोहरे जो यहाँ से सेलखड़ी पत्थर से निर्मित थी, मनके भी यहाँ से मिले। हम जैसे पढ़ेंगे इसकी एक साइट आएगी, एक स्थान है चुन्नुदड़ो और नागेश्वर। ये वो स्थान थे जो इस सभ्यता के औद्योगिक क्षेत्र थे, यानी कि यहाँ पर इस सभ्यता के उद्योग थे, वहाँ से मनके बनाए जाते थे। यहाँ से बाट के साक्ष्य मिले, बाट जो अपन तोलने के काम लेते वो बाट। ये बाट चरट नामक पत्थर से निर्मित था। पत्थर के फलक, ये जो आप देख रहे हो ये पत्थर के फलक यानी कि औजार है।
और पक्की हुई ईंट के साक्ष्य से भी यहाँ से मिले, जिसे हम बात करेंगे कालीबंगा। कालीबंगा से अलंकृत ईंटों के प्रश्न के साक्ष्य मिले। कई जगह से कच्ची ईंटों के साक्ष्य से भी कालीबंगा से मिले। इस कारण आपको पता होगा कि कालीबंगा सभ्यता को दीनहीन बस्ती यानी कि गरीबों की बस्ती कहते हैं, क्योंकि वहाँ से हमें कच्ची ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये वस्तुएं अफगानिस्तान, अब ये कहाँ कहाँ से मिली, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता है, इसका प्रसार क्षेत्र कहाँ कहाँ तक था, तो एक तो अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, गुजरात जैसे क्षेत्रों से मिली है, जो एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित हैं। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान, जहाँ संस्कृति पहली बार खोजी गई थी, के नाम पर किया गया। हमने पढ़ा कि इसका जो पहला ज्ञात स्थल था वो कौन सा था, हड़प्पा। तो उसी के नाम पर इसका नामकरण क्या कर दिया गया, हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति। इसका काल निर्धारण, इसका जो समय है वो समय क्या माना गया, इसका जो काल निर्धारण है, इसका जो समय है वो समय माना गया, ये काल निर्धारण लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व इसका समय माना गया है, पूर्व के बीच में किया गया। इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियाँ अस्तित्व में थी, जिन्हें क्रमशः आरंभिक और प्रवर्ती हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि हड़प्पा सभ्यता से पहले भी यहाँ पर कोई न कोई सभ्यता थी। उस सभ्यता को हम किस नाम से जानते हैं, आरंभिक या प्रवर्ती हड़प्पा सभ्यता। जैसे प्रवर्ती हड़प्पा सभ्यता और उत्तरोत्तर हड़प्पा सभ्यता, ये तीन भागों में डिवाइड होती है। प्रवर्ती हड़प्पा का मतलब हड़प्पा सभ्यता से पहले की भी सभ्यता, और हड़प्पा सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता, और उत्तरोत्तर यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लास्ट स्टेप, यानी कि जब इसका पतन हो रहा था उस समय का समय, उसको हम हड़प्पोत्तर काल भी कहते हैं। अरे जो प्रवृत्ति हड़प्पा है ये कौन से समय की, ये हड़प्पा सभ्यता से पहले की सभ्यता, इसको हम किस नाम जानते हैं, प्रवृत्ति हड़प्पा कहा जाता है। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जा सकता है। अब आप ये यहाँ पर कई पत्थर देख रहे होंगे, ये इसमें से कुछ तो बाट है जो चरट नामक पत्थर से बने को, ये जैसे ये मनके हैं, ये सब जो हमें कहाँ से प्राप्त हुए थे, ये चुन्नूदड़ों से। इसके बारे में हम आगे इसी लेसन में अध्ययन करेंगे। यहाँ से बाट, मनके, फलक सब प्रकार की सामग्री हमें प्राप्त हुई। अब यहाँ पर देखो ये दे रखी इसकी साइट है, कौन कौन सी इसकी साइट है, कहाँ कहाँ से इसके स्थान प्राप्त हुए। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले आपको मोटे मोटे तौर पर थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। अगर इसके सबसे उत्तरी स्थल, दक्षिणी स्थल और इसके पश्चिमी स्थल और इसके पूर्वी स्थल की बात करें, कौन सा इसका उत्तरी स्थल था, कौन सा दक्षिणी था, कौन सा पश्चिमी था, कौन सा पूर्वी था, तो अपन एक इस माध्यम से समझते हैं। इसके ऊपर ही ऊपर का जो स्थान है वो तो है ये मांडा। कौन सा, मांडा, जो कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। इसके बाद इसका जो दक्षिणतम स्थल है वो है देमाबाद। देमाबाद जो कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। इसका पूर्वी स्थल है वो है कौन सा, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये इसका सबसे पूर्वी स्थल है। अब बात करते हैं इसका पश्चिमी स्थल, तो पश्चिमी स्थल है सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर ये इसका सबसे पश्चिमी स्थल है। इसका जो भारत में विस्तार क्षेत्र है वो इस प्रकार है, मांडा इसका सबसे उत्तरी स्थल है, देमाबाद सबसे दक्षिणी स्थल है जो महाराष्ट्र में स्थित है, आलमगीरपुर जो सबसे पूर्वी स्थल है ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, और सुतकांगेडोर जो इसका सबसे लास्ट स्थल है वो है बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान की तरफ। ये इसका विस्तार क्षेत्र है। अब बात करते हैं अपन इसके कौन कौन से साइट दे रखी इसने। एक तो मांडा जो जम्मू कश्मीर में, राखीगढ़ी हरियाणा, मेतातल हरियाणा, बनावली हरियाणा, कालीबंगा राजस्थान में है, गनेरीवाल
यूटी पाकिस्तान सिंध प्रांत में आएगी। कोट दीजिए, ये भी सिंध में। मोहनजोदड़ो सिंध में आ गया। आमरी, बालाकोट, चुन्नूदड़ो ये भी सब सिंध क्षेत्र में। धोलावीरा ये गुजरात में आएगी। इसके साथ इसकी और भी साइटें दे रखी, रंगपुर, नागेश्वर, लोथल। इस प्रकार ये इसकी अन्य क्षेत्र है जो यहाँ से हमें हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए। ये इसका जो सबसे पश्चिमी स्थान जिसके बारे में हमने अध्ययन किया वो स्थान कौन सा था इसका, ये सुत कांगेडोर जो इसका सबसे पश्चिमी स्थान है। और सबसे पूर्वी स्थान था इसका आलमगीरपुर जो कहाँ से मिला, यूपी से। कहाँ से, यूपी से। इस प्रकार इस सभ्यता का ये विभाजन किया गया, इसका यह क्षेत्र दर्शाए गए। और विशेष तौर से जो कक्षा 12वीं के विद्यार्थी है उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके पेपर में 5 नंबर का एक मैप आता है, उसमें कई बार यहाँ से स्थान दे दिए जाते हैं और उन स्थानों को मैप में भरवाया जाता है, तो वो भी इससे अच्छी तरीके से समझ ले। अब बात करते हैं इधर जो ये एक इंडेक्स दे रखी, अंग्रेजी में BC। ये जो इतिहास में जो प्रचलित शब्द हैं समय को दर्शाने के लिए उनके बारे में BC। हिंदी में इसको कहते हैं ईसा पूर्व। इसका तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, यानी कि 2 चीज़ें होती हैं, एक तो अपन लिखते हैं ईस्वी और एक होता ईसा पूर्व। अब इसका अंतर समझो, ईस्वी और ईसा पूर्व में बस यही अंतर है। इसका जो मेन माध्यम माना गया वो माध्यम था कि जो ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो समय है उसको तो ईसा पूर्व कहते हैं, और उनके जन्म के समय, उनके जन्म के बाद का जो समय उस समय को ईस्वी के नाम से जाना गया। यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो घटनाएं उनको हम किस में दर्शाएंगे, ईसा पूर्व में, और उनके जन्म के बाद की जो घटनाएं उसको किस में दर्शाएंगे, ईस्वी में। बस ये इसका सबसे मोटा मोटा फैक्ट है। तो BC या हिंदी में इसको कहेंगे ईसा पूर्व, इसका मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व से है। कभी कभी आप तिथियों से पहले AD इसको, इसकी फुल फॉर्म है एनो डोमिनी। तो कभी कभी आप तिथियों से पहले AD, हिंदी में इसको क्या कहेंगे, ईस्वी। AD को हिंदी में क्या कहते हैं, ईस्वी लिख पाते। इसको एनो डोमिनी नामक लैटिन शब्दों से बनाए, इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। आजकल AD की जगह CE के शब्द का प्रयोग करते हैं, CE तथा BC की जगह BCE शब्द का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग, इसकी फुल फॉर्म क्या है, कॉमन एरा, जबकि BCE का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा होता है। इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कॉमन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया है। कभी कभी अंग्रेजी में BP अक्षरों का प्रयोग भी होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान से पहले। इस पुस्तक में हम BCE के लिए ईसा पूर्व और CE के लिए ईस्वी तथा BP के लिए वर्तमान से पहले शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब इसका आरंभ, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता थी इसका आरंभ कैसे हुआ उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आरंभ, इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले कई संस्कृतियां अस्तित्व में थी। ये संस्कृतियां अपनी विशिष्ट मृदभांड शैली से संबंधित थी, यानी कि यहाँ से की जो संस्कृति थी उनका संबंध किनसे था, मृदभांड, यानी कि यहाँ से जो मृद यानी मिट्टी के जो बर्तन मिले उनसे संबंध था। तथा इनके संदर्भ में कृषि, पशुपालन तथा शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी और इनमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग न के बराबर थी। कुछ स्थलों से बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने के संकेतों से तथा कुछ अन्य स्थलों के त्याग दिए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच का जो क्रम था वो कैसा था, भंग, यानी कि जो परवर्ती हड़प्पा सभ्यता थी और हड़प्पा सभ्यता थी इसके बीच का जो कुछ काल था वो काल भंग था, यानी कि उसके इतने साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। अब इसमें एक बात करते हैं इधर थोड़ी सी,
इसमें दे रखा आरंभिक हड़प्पा तथा विकसित हड़प्पा संस्कृतियाँ। सिंधु और चोलिस्तान, थार रेगिस्तान। ये चोलिस्तान आप पढ़ोगे, जैसे अपने भारत में जो रेगिस्तान है उसको हम थार का रेगिस्तान कहते हैं, जबकि इसी रेगिस्तान को पाकिस्तान में चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। थार तो सिंधु और चोलिस्तान, थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र में बस्तियों की संख्या के संबंध में ये आंकड़े दिए गए, यानी कि कहाँ से कितनी बस्तियां में इस सभ्यता की प्राप्त हुई है। तो बस्तियों की कुल संख्या कितनी दे रखी है इसमें, सिंध प्रांत से तो 106 और चोलिस्तान से 239। आरंभिक हड़प्पा स्थल है 52 सिंध प्रांत से और चोलिस्तान से 37। विकसित हड़प्पा स्थल सिंध से तो 65, चोलिस्तान से 136। नए स्थलों पर विकसित हड़प्पा बस्तियां सिंध से 43 और चोलिस्तान से 132। त्याग दिए गए आरंभिक हड़प्पा स्थल सिंध से 29 और चोलिस्तान से 33। ये यहाँ से जो बस्तियाँ मिली उनकी इन्होंने काउंटिंग करके उनकी संख्या बता रखी, किस स्थान से कितनी किस समय की बस्तियाँ हमें प्राप्त हुई। अब निर्वाह के तरीके, यानी कि अपना जीवन किस प्रकार ये निर्वाह करते थे, इसके तरीकों के बारे में हम अब अध्ययन करेंगे। आपने मानचित्र 1-2 में देखा होगा कि विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहाँ पर आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियाँ अस्तित्व में थी। इन संस्कृतियों में कई तत्व जिसमें निर्वाह के तरीके शामिल है समान थे, यानी कि जो प्रवृत्ति हड़प्पा और विकसित हड़प्पा थी इनमें कुछ निर्वाह के तरीके कैसे थे, समान थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पादों और जानवरों जिनमें मछली भी शामिल है से प्राप्त भोजन करते थे, यानी कि लोग मांसाहारी थे। जले अनाज के दाने तथा बीजों की खोज, यहाँ से हमें जले अनाज के दाने भी मिले, बीजों की खोज से पुरातात्विक आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो पाए हैं। इनका अध्ययन पूरा वनस्पतिज्ञ करते हैं, जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल शामिल है। एग्जाम में कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता से कौन कौन से प्रमुख अनाज मिले, तो उन अनाजों में आपको ध्यान रखना है कौन कौन से प्रमुख अनाज थे। उनमें एक तो अनाज के दानों में ये गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल, यहाँ से ये अनाज के दाने प्राप्त हुए हैं। बाजरे के दाने भी यहाँ से मिले हैं। किसके? बाजरे के दाने भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए हैं, यानी कि बाजरा में कहाँ से प्राप्त हुआ है, गुजरात से। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए, यानी कि चावल की खेती तो होती थी लेकिन वो एक पर्याप्त मात्रा में नहीं थी। हड़प्पा स्थलों से मिले जानवरों की हड्डियों में मवेशियों यानी कि भेड़, बकरी, भैंस, सूअर की हड्डियां शामिल थी, यानी कि यहाँ से जो जिन जानवरों का पालन करते थे तो उनका भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि कौन कौन से जानवर रखते थे। तो भेड़, बकरी, भैंस, सूअर आदि जानवर पालते थे। पूरा प्राणी विज्ञान अथवा जीव पूरा तात्विदों द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर पालतू थे। जंगली प्रजातियों जैसे वरा, सूअर, हिरण तथा घड़ियाल की हड्डियां भी मिली हैं। हम ये नहीं जान पाए कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा अन्य आखेट समुदायों से इनका मांस प्राप्त करते थे। मछली तथा पक्षियों की हड्डियां भी यहाँ से प्राप्त हुई है। अब कृषि प्रौद्योगिकी। हालांकि अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं, पर वास्तविक कृषि विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है। क्या जुते हुए खेतों में बीजों का छिड़काव किया जाता था? मोहरों पर किए गए रेखांकन तथा मृण मूर्तियां इंगित करती है कि वृषभ के विषय में जानकारी थी, यानी कि यहाँ के लोगों को बैल के विषय में भी जानकारी थी। अब बात है इसमें जुते हुए खेतों में, क्या लोग यहाँ पर खेतों को जोत कर उनमें बीज डालते थे या वैसे ही डाल देते थे? तो जब हम आगे अध्ययन करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की एक साइड जिसको हम कहते हैं कालीबंगा, कौन सी? कालीबंगा, जो कि कहाँ स्थित है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के
किनारे। यहाँ से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य से प्राप्त हुए, तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि ये लोग खेतों को जोत कर ही खेती करते थे। तो यहाँ से हमें जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले, कहाँ से? कालीबंगा से, ये भी याद रखना। आप कमेंट में बताना कालीबंगा की खोज कब व किसके द्वारा की गई। मोहरों पर रेखांकन किया गया। मरण मूर्तियां इंगित करती है कि वृषभ के विषय में जानकारी थी और इस आधार पर पुरातात्विद ये मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग किया जाता था। साथ ही चोलिस्तान के कई स्थलों से बनावली, जो कि हरियाणा में, से मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है। मिट्टी से बने हल का प्रतिरूप कहाँ से मिला है? ये बनावली से। बनावली कहाँ स्थित है? हरियाणा। यानी कि मिट्टी का बना हुआ हल का मॉडल कहाँ से प्राप्त हुआ? बनावली से। इसको याद रखना। इसके बाद पुरातात्व को कालीबंगा राजस्थान नामक स्थान से जुते हुए खेत भी प्राप्त हुए। यानी कि जुते हुए खेत अपन ने बात करी थी, कहाँ से प्राप्त हुए थे? राजस्थान से। यहाँ के साक्ष्य प्राप्त हुए जो आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबंधित है। यानी कि यहाँ से जो जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले वो जो विकसित हड़प्पा थी उनसे उसका संबंध नहीं था, बल्कि विकसित हड़प्पा से पहले यानी प्रवृत्ति हड़प्पा का जो काल था उस काल से इन जुते हुए खेतों का संबंध पाया गया है। इस खेती में हल रेखा यानी कि के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। यानी कि यहाँ पर जो हल चलाया गया, यानी कालीबंगा सभ्यता से एक साथ दो दो फसल उत्पादन के साक्ष्य मिले। एक बार तो इस तरह हल चलाया गया है खेत पर, इस तरफ फसल बो दी और दूसरी बार इसको इस तरह भी इस खेत में क्रॉस में हल चलाया गया है। तो एक साथ ये दो दो फसलें उत्पादित करते थे। बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी थी इनके पास भाइयों। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। आरंभिक हड़प्पा स्तर से इसका संबंध है। इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। कैसे? इस प्रकार और इस प्रकार एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। काटते हुए विद्यमान थे, जो दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसल उगाई जाती थी। यानी कालीबंगा में हमने बात की कि एक साथ दो फसलों के यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पुरातात्विकों ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानने का प्रयास किया। यह हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हत्थों में बिठाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग करते थे, या फिर ये धातु के औजारों का प्रयोग भी करते थे, क्योंकि हड़प्पा के लोग धातु से भी परिचित थे, क्योंकि ये कांस्य युगीन सभ्यता, यहाँ पर कांस्य का प्रयोग किया जाता था। याद रखना, इस सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में कहीं भी लोहे का प्रयोग नहीं किया गया। ये विशेष तौर से याद रखना, क्योंकि कांस्य युगीन सभ्यता लोह युगीन सभ्यता तो इसके बाद आएगी। तो अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्धशुष्क क्षेत्रों में थे। बात कर रहे हैं हम अर्धशुष्क क्षेत्रों में, चोलिस्तान, रेगिस्तान, ये जो क्या है थार का मरुस्थल, ये कौन से शुष्क क्षेत्र है? तो ये अर्धशुष्क क्षेत्रों में स्थित थे, जहाँ संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती थी। अफगानिस्तान में सोरतुगोई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले। अब ये भी आपको याद रखना कि अफगानिस्तान में एक स्थान है जिसका नाम क्या है? सोरतुगोई नामक स्थान से, यहाँ से हमें क्या मिले? नहरों के साक्ष्य। एग्जाम में यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि नहरों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो सोरतुगोई से हमें नहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए, परंतु पंजाब, सिंध और सिंध में नहीं। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से यानी कि गारे से भर गई। ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से प्राप्त पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। इसके अतिरिक्त धोलावीरा, गुजरात से जलाशयों का प्रयोग किया गया। ये धोलावीरा दोस्तों वो साइट है, धोलावीरा। धोलावीरा हम बात कर रहे हैं धोलावीरा की। तो जो धोलावीरा है, ये धोलावीरा याद रखना, इस धोलावीरा से हमें ना जलाशय यानी कि यहाँ से तालाब के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से यानी कि यहाँ के लोग तालाब से सिंचाई करते थे। गुजरात से जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया जाता था। अब पुरा वस्तुओं की पहचान कैसे की जाती है?
भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में अनाज पीसने के यंत्र तथा उन्हें आपस में मिलाने, मिश्रण करने तथा पकाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता थी। इन सभी को पत्थर, धातु तथा मिट्टी से बनाया जाता था। यहाँ एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो में हुए उत्खननों पर सबसे आरंभिक रिपोर्टों में से एक से कुछ उद्धरण दिए जा रहे हैं। अब यहाँ से क्या क्या अनाज पीसने के साक्ष्य मिले, तो अवतल चक्कियाँ बड़ी संख्या में मिली। ऐसा प्रतीत होता है कि अनाज पीसने के लिए प्रयुक्त ये एकमात्र साधन थे। साधारणतः ये चक्कियाँ स्थूलतः कठोर कंकरीले, अग्निज अथवा बलुआ पत्थर से निर्मित होती थी। आमतौर पर इनसे अत्यधिक प्रयोग के संकेत मिलते हैं, चूंकि इन चक्कियों के तल सामान्यतः उत्तल है। निश्चित रूप से इन्हें जमीन में अथवा मिट्टी में जमा कर रखा जाता होगा, जिससे इन्हें हिलने से रोका जा सके। दो प्रकार की चक्कियाँ मिली हैं। एक वे जिन पर एक दूसरा छोटा पत्थर आगे पीछे चलाया जाता था, जिससे निचला पत्थर खोखला हो गया था, तथा दूसरी वे जिनका प्रयोग संभवतः केवल सालाना या तरी बनाने के लिए, जड़ी बूटियों तथा मसालों को कूटने के लिए किया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, उखल। उसका प्रयोग भी यहाँ पर किया गया है। इन दूसरे प्रकार के पत्थरों में हमारे श्रमिकों को सालान पत्थर का नाम दिया गया है। हमारे बावर्ची यानी कि जो यहाँ के रसोइया थे, वो बावर्ची एक यही पत्थर रसोई में प्रयोग के लिए संग्रहालय से उधार मांगा है। अर्नेस्ट मेके फर्दर एक्सकेवेशंस एट मोहनजोदड़ो 1937 से ये उद्धरण यानी कि ये टिप्पणी ली गई है। ये अवतल चक्की का ये इन्होंने फोटो भी इसमें दे रखा है। ये अवतल चक्की अपने जो सील बट्टा मसाला बांटने का जो पत्थर होता है, उसी प्रकार का पत्थर है। ये इस पर ही जड़ी बूटियाँ जो भी इनकी सामग्री थी मसाले की, वो इस पर उसको बांट लिया करते थे। पुरातात्विक वर्तमान समय की तुलना में ये समझने का प्रयास करते हैं कि प्राचीन पुरावस्तुएं किस प्रयोग में लाई जाती थी। मैके द्वारा खोजी गई वस्तु की तुलना आजकल की चक्कियों से कर रहे हैं। क्या ये उपयोग नीति है, यानी कि उस समय की जो चक्कियाँ थी उनकी तुलना आज से कर रहे हैं, तो ये क्या उपयोग है, यानी कि उपयोगी नीति है, या ये बात सही है उस समय और आज समय की चक्कियाँ सेम है तो नहीं। अब बात करेंगे हम मोहनजोदड़ो की। तो मोहनजोदड़ो जो हड़प्पा के बाद खोजा गया दूसरा सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा स्थल था। हड़प्पा सभ्यता का ये दूसरा स्थान है, जिसकी खोज हड़प्पा के बाद की गई। इसका अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो तब तक आप इस क्लास का एक दो बार अच्छे से रिवीजन करो, क्योंकि एग्जाम में कई बार यहाँ से सीधे सीधे सवाल भी पूछ लिए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर किसी कारणवश कोई त्रुटि हुई हो तो आप उसे त्रुटि से मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अवगत कराएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।